अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क को दरपेश कई चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज शायद मईशत के बाद दहशतगर्दी है। एक रोज़ पहले चीनी बाशिंदों को दहशतगर्दी का जो निशाना बनाया गया, उसकी गूंज और बाज़गश्त आज इस्लामाबाद में सुनी गई। न सिर्फ ये कि सूबों की सतह पर बल्कि वफाक की तरफ से भी सिक्योरिटी इजलासों में भरपूर तरीके से गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से चीनी सफारत खाने का आज सदर ज़रदारी साहब ने दौरा भी किया। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम इस किस्म के जो वाक़यात हैं फौरी तौर पर उनकी रोकथाम की जा सके और इस मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के मफाद में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर दोस्ती के लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक अहम तरीन मसला ज़रूर है, लेकिन एक और अहम मसला जो कि अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम बनने जा रहा है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। क्योंकि जहाँ मुख्तलिफ चैलेंजेस दहशतगर्दी और मईशत की सूरत में है, वहीं सियासी तौर पर और गैर सियासी तौर पर असर रसूख के हवाले से भी मुख्तलिफ इदारों में बाज़गश्त सुनी जाती रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के हवाले से, जिसमें 4 हाई कोर्ट बार्स की तरफ से चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा किया गया। ये वो एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम के ऊपर से पर्दा उठाने की 4 जजेस ने कोशिश की है। और इस हवाले से अगर महदूद पैमाने पर बात की जाए तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ और फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये कोशिश की जा रही थी कि इस इशू के ऊपर खुलकर बात की जा सके कि आखिर इसका सद्देबाप कैसे मुमकिन है। क्योंकि अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से ये शिकायत आ रही हैं कि उनके ऊपर सियासी तौर पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर खुफिया इदारों की तरफ से मदाखलत की कोशिश की जाती है, तो यकीनन खुलकर और आज़ादाना तरीके से अदालती ना तो कार्रवाई हो सकती है, ना ही तहकीकात के बाद किसी भी केस को, किसी भी मुकदमे को मंतकी अंजाम पर मुनसिफाना अंदाज में पहुंचाया जा सकता है। इसी इशू के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जो खुद भी इसी किस्म के हालात का एक बड़ा विक्टिम रहे हैं। अपने तौर पर उन्होंने एक भरपूर हिस्सा ज़िंदगी का इसके हवाले से फ़ाइट करते हुए गुजारा है। इनसे हम थोड़ा सा तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। शौकत साहब, से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि आज जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उस पर तो मैं बाद में आती हूँ। डेवलपमेंट उस पर यह भी है कि चीफ जस्टिस साहब कल प्राइम मिनिस्टर साहब से इस हवाले से मुलाकात भी करने जा रहे हैं दोपहर में। लेकिन सर, ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी तरफ से जो बात की गई है उसमें उन्होंने इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार के जजेस की हिमायत भी की है। असल मुद्दा क्या सामने आया है, बेसिकली पीछे क्या चल रहा था और अब खुलकर इस पर बात की गई है, तो ये किस चीज़ की एक्सटेंशन है? अगर आप थोड़ा सा इसके हवाले से हमें समझा सकें आम पाकिस्तानियों को। देखिए देखिए इसमें बुनियादी तौर पर तो ये मसला ये है कि जो भी अदालती अमूर हैं उसमें हमारी जो एग्जीक्यूटिव की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी मुदाखलत होती है। उनके किसी केसेस में इंटरेस्ट होता है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और ये जाहिर है जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस वक्त से ये काम होता है। और इसका बदकिस्मती से होता ये था कि इससे पहले जब जज साहिबान रिटायर हो जाते थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे या इंटरव्यू देते थे, तो फिर वो कन्फेस करते थे कि इस तरह के मामलात होते रहे। हम्म। ये सबसे पहले मैंने इस हवाले से बतौर ए सिटिंग सीनियर प्यूनी जज मैंने हम्म। इस पर आवाज़ बुलंद की और मैंने उस वक्त बताया कि किस लोग जो है हम्म। जुडिशल प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। और ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा धमाका था उस वक़्त, क्योंकि हमारी आला अदलिया की जो क़यादत थी और जो फ़ौज की क़यादत थी, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती थी मामलात के हवाले से, केसेस के हवाले से और फिर केसेस के नताइज के हवाले से। हम्म। तो ज़ाहिर है चूँकि वो जो एक पूरा एक प्रोजेक्ट था या एक जो डिज़ाइन थे, मेरी कही हुई बात, मेरे डिस्क्लोजर्स उसके अगेंस्ट थे। इस वजह से उस पाताश में मुझे निकाल दिया गया हम्म। 11 अक्टूबर हम्म। 2018 को, और मैंने ये तकरीर की थी 21 जुलाई 2018 को। हम्म। उसके बाद से मैंने एक तवील अदालती जंग लड़ी है। 4 चीफ जस्टिस गुजरे जिन्होंने मेरे केस का डिसीजन नहीं किया। उसमें साकिब निसार साहब, आसफ सईद खोसा साहब, गुलजार अहमद साहब, उमर अता बंदयाल साहब और बिल आखिर काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम के दौर में आकर मेरे इस केस का फैसला हुआ बिल्कुल। 22 मार्च 2000। बिल्कुल। हम्म। तो हमारे साथी हैं 6 जज साहिबान, इन्होंने जाहिर है उस फैसले
سے ایک تقویت حاصل کی، اور ظاہر ہے میرے ساتھ جو رویہ برتا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ان کے بھی بتائے ہوئی باتوں پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک. لیونگ اسائڈ کہ میں نے یہ اکیلے لڑائی لڑی، میں اکیلا تھا، میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، میرا کوئی ہم نوا نہیں بنا، ہم رکاب نہیں ہوا، لیکن میں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر اس طرح کا الزام آتا ہے تو اس کے حوالے سے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس پر جو محترم چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان سے اور باقی سپریم کورٹ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چلیں اگر میری دفعہ نہیں ہوا تو کم از کم اس دفعہ ہی انکوائری کر لی جائے، تاکہ جو بھی چیزیں ہیں جو رانگ ہیں ان کو انڈو کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اب جو فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں تمام ججز بھی جو اہم ترین تھے وہ شریک ہوئے، اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ صدر زرداری صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کل. آپ کے خیال میں کیا ایک طریقے سے مجموعی طور پر جو ڈیسیجن ہوا ہوگا، اگر تو ہوا ہوگا تو کیا وہ ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں؟ آپ کا سکس سینس کہتا ہے کہ کیا کسی کنکلوژن پر پہنچ کے پھر وہ چیز لے کے وہ صدر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ صدر پاکستان جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں آرم فورسز کے، اور عمومی طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز آرم فورسز کی ہیں انہی کے حوالے سے اس طرح کی شکایات سامنے آتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان سے مل کر پورے انسٹیٹیوشن کے کنسرن ان کے ساتھ شو کریں گے، اور ان سے یہ توقع کریں گے کہ وہ جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان تک یہ کنسرنز پہنچائیں، اور ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو اگر اس پر کچھ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ جوڈیشل سائٹ پر اس طرح کا معاملات کو لگا کر کوئی اپنی ایک مؤثر قسم کی کوئی ججمنٹ دے. اچھا سر، ایک تو میں معذرت چاہوں گی، پرائم منسٹر صاحب سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، زرداری صاحب سے نہیں. دوسرا سر، پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے یہ درخواست بھی آئی ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی رکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی صحیح معنوں میں انکوائری کرے، بلکہ اوپن فل کورٹ میں اس کو آگے پروسیڈ کیا جائے. اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سسٹم چلایا جاتا ہے کم از کم یہ اس حوالے سے ایک اوپن چارج شیٹ ہے. لیکن سر اگر میں تھوڑا سا سیاسی بھی اس میں ایک پہلو آپ سے جاننا چاہوں تو خود پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کے حوالے سے بڑے عرصے تک عطا بندیال صاحب کے دور میں یہ بات ہوتی رہی کہ سپریم کورٹ کا اور ججز کا جھکاؤ اس سیاسی جماعت کی طرف ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس پہلو کے اوپر بھی بات نہیں ہونی چاہیے؟ انٹرفیرنس اپنی جگہ اداروں کا، لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف جھکاؤ ہونا بھی تو ایک غیر نامناسب ایک عمل ہے. دیکھیں ثانیہ، میں اس پہ یہ بات کروں، دیکھیں یہ خط جو ہے نا، یہ خط بنیادی طور پر اگر آپ اس کا احاطہ کریں تو یہ میری اس میں بار بار میرا ہی ریفرنس ہے، اور پھر میری کی گئی باتوں کا، اور پھر اس ججمنٹ کا، ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ نے یہ سارا کچھ اگر کہتے ہیں تحقیقات کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے 2017 سے شروع کریں، جب سے یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے کا، بینچز بنوانے کا، کیسز کی مارکنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو پھر ساتھ آگے لاتے چلیں. یہ چیز جو ہے دیکھیں 2017، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، یہ جو ہے 6 اور 7 سال پر محیط عرصہ ہے. اس 7 سال کے درمیان بھی کر لیں اور اس میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ کس کی انکلینیشن کس کی طرف تھی اور کس کا جھکاؤ کس کی جانب تھا. یہ ساری باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2017 اور 2018 کے جو بینیفیشری ہیں وہ کہیں نہیں وہ بات پرانی ہوگی، آج کی بات کریں. آج کی کریں، نہیں، بالکل. ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر انصاف آپ چاہتے ہیں اصول کے اوپر چلیں، قاعدے کے اوپر چلیں، اور ایک عدل کی بنیاد اسی صورت میں رکھی جا سکتی ہے کہ اگر میرے خلاف بھی کوئی چیز جاتی ہے تو میں اس کو ایڈمٹ کروں.
ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि आपका इस पे ओपिनियन लिया जाए, वो ये कि आपके ख़्याल में फ़ाइज़ ईसा साहब की जब तैनाती हुई और इनकी तकर्रुरी हुई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, तो इनके ऊपर इनका भी एक अपना इनका एक केस चला, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई, लेकिन इस इंक्वायरी में भरपूर तरीके से पेश हुए और सुरखरू होकर भी निकले। तो लोगों की एक राय थी कि इनके दौर में बहुत से ऐसे केसेज़ हैं, जिसमें आपका केस भी शामिल है, दीगर भी शामिल हैं, जो केसेस के ऊपर हाथ डालते हुए साबका चीफ जस्टिस जो थे उनके पर जलते थे, लेकिन इन्होंने एक एक करके उन इश्यूज को टेकअप किया। तो आपको लगता है कि आप इस इशू को लेकर अगर ये प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं तो इसको किसी इख्तिताम तक लेकर जाएंगे? अगर शिकायत आई हैं और इसके जी ऊपर इंक्वायरी चाहते हैं जजेस, तो आपको लगता है कि ये किसी कंक्लूजन पर ले जा सकेंगे ये चीफ जस्टिस साहब माजी के चीफ जस्टिस के जी मुकाबले में? बिल्कुल। हम्म। देखें, जिस तरह की शख्सियत काजी फायज ईसा साहब की है, उनके कॉल ऑफ फेल में बज़ाहिर मुझे तो कभी कोई तज़ाद नजर नहीं हम्म। आया। वो इस चीज को इसके लॉजिकल एंड पर जरूर लेकर जाएंगे और जो कंसर्न्स हैं वो भी शो करेंगे। और फिर ज़ाहिर है एक डोमेस्टिक भी इशू है हमारा। देखें, हर जज को ये खुद पता होता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका ओथ जो उसने उठाया होता है हम्म। वो क्या तकाजा करता है। वो एक बुनियाद है कि विदाउट फियर एंड फेवर मैंने सारे फैसले करने होते हैं। हम्म। और अगर उसको फियर और है किसी भी हवाले से, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि जज साहबान को फैसला करते हुआ किसी किस्म का फियर ना हो। और अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उसका तदारक जरूर होना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल शौकत सिद्दीकी साहब, सर ये फरमाएगा कि अब जो आपके खिलाफ फैसला था उसको तो कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता, ना आपका ओहदा ना आपकी जो मुलाजमत का टेन्योर था वो भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपके ख्याल में क्या इस फैसले से कुछ आपकी तसल्ली या तशफ़ी हो चुकी है? आपने एक बड़ा तवील अरसा फाइट की और आप अपने जो नैरेटिव था उसके ऊपर कायम रहे, तो वो दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन आपके ख्याल में मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि अब वो मिसाल सेट हो चुकी है या मुस्तकबिल में भी कोई भी चीज हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर सियासत और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मैं अपने फैसले के हवाले से इतना जरूर कहूंगा कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से तो बड़ा मुतमईन हूँ कि ये मेरी विंडिकेशन हो गई है। जो मेरा हक बनता है वो मुझे इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन मैं वो जो किरदार जिन्होंने इस अदालती निज़ाम को खलवाड़ बनाया, इस मुल्क के निज़ाम को तलपट किया और मेरे एक कैरियर को स्पाइल किया, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि उन किरदारों को भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। चाहे वो जुडिशरी से हैं, चाहे वो किसी और अदारे से हैं, या चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले सर हैं, लेकिन उनका तो अपना उनको भी इंटरनल, जरूर। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उनका तो इंटरनल अपना निज़ाम है, वो तो कभी भी सियासी तौर पर ना पार्लियामेंट के सामने पेश हुए हैं ना कभी देखें, अदालतों के सामने। इंटरनल है कि वो सारे सारे अमरात लेकर चले गए हैं, सारे अयाशियां कर रहे हैं। और एक बंदा जिसने सच बोला, जिसने कुरान पर हल्फ देकर कहा कि मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची हैं, इसके बावजूद आपने उसको इस तरह उठा के बाहर फेंक दिया जिस तरह एक चपड़ासी को भी नहीं निकाला जाता। तो ये तकलीफ दे बात तो है। अब मेरे आप बताएं ना, 6 साल जो हमने, मेरी फैमिली ने, मैंने इस कर्ब में, दुख में, नहीं, तकलीफ वो में वापस गुजारे। बिल्कुल नहीं आ सकते। तो ये इसलिए मुझे तो तब भी पूरी तसल्ली होगी जब ये किरदार भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। बड़ी तवील अदालत इन्होंने लड़ी, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और अदालतों के अंदर जो मदाखलत की जाती रही सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उस पर सबसे पहले अव्वलीन आवाज़ उठाने वाली शख्सियात में शामिल थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस भी यही कुछ फरमा रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, ना सिर्फ ये कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, बल्कि पेशावर और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी। और ये कहा जा रहा है कि इस मामले की मजीद इंक्वायरी भी होनी चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद एक और अहम तरीन इशू जो कि शांगला के हवाले से था, जहाँ पर चीनी बाशिंदों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत सिक्योरिटी के हवाले से बड़े शदीद और इंपॉर्टेंट तरीन मेजर्स लेने जा रही है, लेकिन वो मेजर्स क्या हो सकती हैं और कितने वक्त में उन पर अमल दरामद होगा, इस पर उन्हीं का मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शांगला में एक रोज पहले चीनी बाशिंदों की हलाकत का जो वाकया पेश आया, पूरी कौम इस पर अफसरदा है और जाहिर सी बात है कि एक मतअमली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से सर जोड़कर आज बैठे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इजलास हुआ, इसमें यकीनन सूबों को भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई और ये सोचा गया कि किस तरीके से इन वाकयात की रोकथाम की जा सके। जो दहशतगर्दी का एलिमेंट मौजूद है उसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। इसी पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज सदर की तरफ से चीनी सफारत खाने का दौरा भी किया गया, उनसे मुलाकात करके अफसोस का इजहार किया गया, इस वाक़े पर उनकी हिम्मत बनाई गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान मेक श्योर करेगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी बाशिंदे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे उनकी सिक्योरिटी को मजबूत रखा जाए। बल्कि किसी भी मुल्क के शहरी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की तरजीह है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकेगा, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब देखना होगा कि आया दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुझे सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताएगा कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है शांगला में जो पेश आया, लेकिन माजी में भी इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं, इक्का दुक्का सही। सर वजह क्या है कि जब भी ऐसा वाकया होता है हम अफसोस का इजहार करते हैं, सिक्योरिटी को चेक करते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद इस किस्म का वाकया पेश आ जाता है। तो आज का जो इजलास था बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी चीफ भी उसमें थे, सब वुज़रा भी थे, सूबाई जो हुकूमतें थी वो भी थी। सर क्या किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके हैं कि आखिर मसला है कहां दरअसल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़यात जैसे आपने ख़ुद कहा कि इक्का दुक्का वाक़यात तो होते रहे हैं पहले भी। असल में जब से ये सी पैक का मामला गवादर पोर्ट से जुड़ा है और चाइनीज़ मुख्तलिफ कंपनियां हमारे यहाँ बहुत कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो ये हमारा दुश्मन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की बड़ी तेज़ रफ्तारी से हो, क्योंकि पोटेंशियल है इस एरिया में, पर्टिकुलर बलूचिस्तान में, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें हमारे दुश्मन का तो अज़ाइम ये है, वो नहीं चाह रहे। अब हमें उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाक़यात हो रहे हैं। हमें मज़ीद इसको सख्त करना है सिक्योरिटी को, और ऐसा फुल प्रूफ करना है कि सबको कॉन्फिडेंस आए। चाइनीज़ बड़े काफ़ी तादाद में और काफ़ी अमाउंट से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आ रहे हैं और वो समझते हैं कि इस खित्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हमारे यहाँ गैस की और बिजली की, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और काफ़ी कुछ गवादर के करीब पोर्ट की डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री वहाँ पे तेज़ रफ्तारी से, क्योंकि हम ये जो बिजली के नहीं कैसे साहब सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो चीन काम कर रहा है। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मजीद सी पैक के काम की रफ्तार तेज होगी, लेकिन सर उसी रफ्तार से दहशतगर्दी के वाकयात भी बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या अभी सोच विचार हो सका है आज के इजलास में? देखिए वही सोच विचार हो रहे हैं, हम सब यहाँ इस्लामाबाद मौजूद हैं और तेज रफ्तारी थी, क्योंकि जब ये महसूस हो रहा है कि बिजली अगर सस्ती होगी, एक साल 1.5 साल में ये जो प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंचेंगे, तो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी पाकिस्तान में। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारे जो दुश्मन है वो ये नहीं महसूस कर रहे, पाकिस्तान को तरक्की होता हुआ देखना नहीं चाहते, वो हमें हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं जो भी साजिशें हो रही हैं। हम अपने तौर पे चाइनीज को भी यकीन दहानी करा रहे हैं कि बहुत कुछ जो कुछ हमसे पॉसिबल हो रहा है हम उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, और उनको यकीन दिला रहे हैं कि उनको जिन लोगों ने ये किया है उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, और जल्द से जल्द ये कॉन्फिडेंस को और डेवलप किया जाएगा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मंसूबे हो रहे हैं। ठीक, और हम मुलाकात आज इजलास हुआ, अच्छा इसी से मुंसलिक में एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, वो ये कि अब ऐसी सूरत हाल में अब जाहिर सी बात है कि मईशत एक बड़ा चैलेंज तो है इस हुकूमत का, और IMF से एग्रीमेंट भी हम करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, मजीद एक जो नया एग्रीमेंट होगा।
سر تو دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً اگر ہم نے باہر سے کچھ لانا ہے فائنینسز یا دوسرے ملکوں کو یا فائنینسرز کو ترغیب دینی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، تو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس تو لینے ہوں گے. تو کیا اس کے اوپر بھی بات ہو سکی ہے؟ کیونکہ بیرون ملک سے آنے والے لوگ انویسٹر تو یہی چاہیں گے کہ حالات سازگار ہوں. اس کے لیے کیا میجر سٹیپس ابھی سوچے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کافی عرصے سے اس کے اوپر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو رہے ہیں وہ زیادہ دہشت گردی کے واقعات اس میں کمی آئی ہے، لیکن پھر کمی آئی تھی لیکن اب پھر دوبارہ ایمرج ہوئے ہیں کچھ واقعات. پہلے اس پہ قابو پا لیا گیا تھا، دوبارہ جہاں معاملات شروع ہوئے ہیں اس پہ پورے طور پہ قابو پایا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری حکومت کی یہ ہماری حکومت کی پریارٹی ہے. ہم لازمی طور پہ لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر بنیں، کیونکہ ہمیں تو اس وقت ہر صورت میں باہر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہاں سے ٹیکنالوجی آئے، وہاں ان کے جو بڑے بڑے منصوبے یا جوائنٹ وینچر شروع ہوں، تو وہ تو سب کو علم ہے کہ وہ لازمی ہے. اور اس کے لیے فول پروف سسٹم بنانا، لا اینڈ آرڈر کو اور بہتر کرنا، یہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس سے نئی حکومت آئی ہے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ہر صورت میں جلد سے جلد اس کا کلا کما ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں ساری ہمارے دشمن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی جو ہے نا اب ہماری طرف لوگوں کی توجہ آ رہی ہے نئی حکومت کی وجہ سے. ہم نے آل آؤٹ کوشش شروع کر دی ہیں اور آگے ابھی 5 ایئر پلانز بھی بنائیں گے ہم، اور اس طرح پلاننگ کو بہتر کر کے ہم اپنے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں. میں بھی 2-3 دنوں سے کراچی میں مختلف پورٹس کے ایریاز میں تھا، میں نے وزٹ کیا وہاں پہ کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو، اور ہم نے دیکھا نا کہ ان تمام بندرگاہوں کو بھی ہم نے فول پروف بنانا ہے، وہاں بھی انتظامات بہتر کرنے ہیں، گوادر کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز جو سر اس گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک سے پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز اس گورنمنٹ نے اور بھی کرنی ہے سر، وہ ہے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ. اب جو اسٹاف لیول کا معاہدہ تھا اس پچھلے ایگریمنٹ کی آخری قسط کا وہ تو سر ہو چکا ہے، لیکن اب نئے ایگریمنٹ میں جانے کے لیے اور پھر بجٹ بھی اب جون میں نیا آئے گا، اس سے پہلے کتنے ایسے سٹیپس اس گورنمنٹ نے لینے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی نئی لسٹ آئے گی جس میں مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کا ڈیمانڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلے ہی جو بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کے نرخ آلریڈی کافی اوپر جا چکے ہیں. تو کہیں پر کوئی پالیسی میجرز ابھی انڈر ڈسکشن ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی ہے؟ بالکل انڈر ڈسکشن ہے. یہ پہلا سٹاف لیول کا معاہدہ مکمل ہوا. آج ہی میں کراچی سے جو اسلام آباد آیا ہوں تو میاں شہباز شریف صاحب کے لیے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک افطار پارٹی رکھی تھی. اس میں آئی ایم ایف کی نمائندہ جو چیئر پرسن ہیں وہ بھی شریک ہوئی اور مجھے بھی ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا اور میں نے ایکسچینج آف ویوز کیے، کیونکہ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا ہوں مسلسل 2 بار پی ایم ایل این کی حکومت میں. تو یہ دیکھیے نا ان کا مطالبہ تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور آپ اپنے خسارے کو کم کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں. ہم نے تو ایز اے ٹوکن آپ نے دیکھا کہ تمام وزراء نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی اپنی تنخواہ نہیں لیں گے. یہ ایک ٹوکن تھا. لیکن مراعات تو لیتے ہیں نا، تنخواہ تو محدود ہوتی ہے، زیادہ اخراجات تو میرا خیال ہے مراعات کے اوپر جاتے ہیں. محدود. میں تو صرف اظہار کر رہا ہوں کہ ہم سب کی جو ڈٹرمنیشن ہے، جو ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے اور اپنے ہم جو ٹیکسیشن کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارا ایف بی آر کو ہم اس کے پورے سسٹم کو بہتر بنا رہے ہیں اور کئی جہاں لیکیج ہو رہی ہیں اس لیکیج کو روک رہے ہیں اور کافی ڈیفیسٹ کم ہوگا. آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنا بجٹ کو بیلنس کریں اور اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف اس لیول تک رہنا چاہیے جو آپ نیٹ پیمنٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور جو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا ریونیو میں کافی اپرچونٹیز ہیں اور حکومت آل آؤٹ ہے. جب حکومت طے کر لیتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. جلد تھوڑے دن ہوئے ہیں حکومت کو، بجٹ آنے والا ہے مئی کے آخر تک یا جون کے شروع میں بجٹ پیش کر دیا جائے گا. تو 2 مہینے رہ گئے ہیں. ان 2 مہینوں میں ہم نے ساری توجہ کرنی ہے ان معاملات پہ. ہماری اس وقت معیشت جو ہے نا وہ کافی
प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और मेन प्रॉब्लम यही है जो खसारा हो रहा है, जी, जो बिल्कुल। बिजली की चोरी हो रही है, जिसके नहीं, इंपॉर्टेंट मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। कैसे साहब, सर बढ़ और रहा है। भी बहुत सी चीजों के ऊपर सर आपकी राय हमें चाहिए थी, लेकिन इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, हमारे साथ मौजूद। इस हुकूमत के चैलेंजेस तो बेशुमार हैं और मईशत उसमें सर फहरिस्त है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो लेने बड़े ज़रूरी होंगे, लेकिन उसमें महंगाई के तूफान में कमी के बजाय इजाफा होता नजर आ रहा है। और बकौल नवाज शरीफ साहब के कि अगले 2 साल मुश्किल हैं, उसके बाद कुछ आसूदगी का मौसम आएगा, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बात करने जा रहे हैं कि रमजानुल मुबारक के बाद JUIF की तरफ से भरपूर एहतजाज की मुहिम शुरू करने का इंदिया दे दिया गया है और हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम आवाज होकर एहतजाज करने सड़कों पर निकले। उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत को मईशत के चैलेंजेस दरपेश हैं, वहीं अब सियासी जमातें भी उनके खिलाफ एहतजाजी मुहिम में इकट्ठी होती नजर आ रही हैं और ये बिल्कुल भी तरने वाला साबित नहीं होंगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए भरपूर एहतजाज कर रही है और 30 मार्च से बाकायदा जलसे की सूरत में एक एहतजाजी मुहिम शुरू कर रही है, वहीं JUIF ने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सामने रख दी है। न सिर्फ ये कि ज़िमनी इंतखाबात को उन्होंने रद्द किया है, बल्कि अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी आज जमात की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि स्ट्रीट पावर के लिहाज से बेहतरीन फॉर्म में नजर आने वाली JUIF अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाए तो फिर कितना प्रेशर ये हुकूमत के ऊपर बिल्डअप कर सकेगी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUIF रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा पहले लीगली मुझे एक इशू के ऊपर अपना कमेंट कर दें, फिर मैं आपकी जमात के हवाले से बात करूँगी। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा गया है, अगर शॉर्टली आप बता दें उस पर आपकी राय क्या है। मामला तो पहले से मौजूद था, लेकिन अब इस पे से पर्दा बज़ाहिर उठ गया है, तो आपको लगता है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब इस मसले को किसी मंतकी अंजाम तक ले जा सकेंगे? ये मामला पहले से मौजूद भी था और मेरा ख्याल है पर्दा भी शायद पहले से उठ गया है। ये अलग से बात है कि जजेस ने या इन जजेस ने ये पर्दा पहली दफा उठाया है, बाकी इससे पहले सिद्दीकी साहब ने भी उठाया। मगर इसमें एक अजीब सी बात ये है कि जुडिशियल काउंसिल को खत लिखना, जिनका कोई इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आई। कम से कम एक लीगल फर्टर्निटी से ताल्लुक रखते हुए लीगल मैन जो है ना, ये मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि जहाँ वो फोरम जहाँ पे सिर्फ जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन तौर पे हो सकती है, वहाँ जो है वो हसास अदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई का मुतालबा करना या उनको खत लिखना, जो भी है, जो कुछ उसमें भी लिखा गया, तो ये एक अजीब सी बात है। मगर स्टिल जो है ना, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की जुडिशरी में भी ये सारा कुछ होता था, होता है और शायद होता रहेगा। बल्कि ये जुडिशरी में और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में जो रिश्ता है वो बहन भाई वाला है। नहीं, लेकिन सर मैं समझ नहीं सकी, यानी आपका मकसद ये है कि जवाब तलबी होनी चाहिए अदालतों के सामने भी सिक्योरिटी इदारों की, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि जवाब तलबी तो शायद पता नहीं हम कर सके या नहीं, इतनी हम में ताकत है या नहीं है। ना हमारे पार्लियामान में इतनी ताकत है और ना शायद मैं अपनी अदालतों को अगर करें तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ या उनके लिए मदद जो हाथ पाँव की मदद है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मगर पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो असल मसला जो है वो ये है कि उनको दस्तूर के दायरे में आना चाहिए। हम अगर एक इस सदी में जिसमें जो है ना तकरीबन सब लोग जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उसमें अगर हम अपने बनाए हुए दस्तूर के दायरे में आ जाएं, इस मुल्क के तमाम अदारे, हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उस दस्तूर को जो हमारे दरमियान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे तकरीबन इत्तेफाक है, अगर हम उस दायरे में आ जाए तो मुल्क शायद आगे चल पड़े, वरना ये मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे जाता जाएगा जब तक इसका रास्ता, इसके मंजिल का तयन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अब थोड़ा सा मैं आपकी जमात के हवाले से जानना चाहूँगी कि JUIF ने न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, बल्कि कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक भी शुरू करेंगे। काफ़ी दिनों से ये चीज़ अंडर डिस्कशन थी, लेकिन क्या अब ये सोलो फ्लाइट है या PTI पहले ही एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात कर चुकी है, उनके साथ कुछ अलायंस बनाने जा रहे हैं? किस तरीके से, क्या हिकमत अमली क्या होगी आपकी जमात की? देखिए, हिकमत अमली तो अब फिल वक्त तय होना बाकी है, मगर हम अलग जमात हैं, PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये अलग जमात हैं या जमातें हैं।
تو وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. ہم نے 25 اپریل سے ایکٹیولی جو ہے وہ بلوچستان سے ہم شروع کر رہے ہیں اس کو ایکٹیولی جو ہے نا ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر جو ہے نا اس کو ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف لے جانے کی طرف جو ہے کسی نتیجے کی طرف لے جانے کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ معاملہ لے جائے. ہم نے 3-4 صوبوں میں جو ہے نا وہ جلسے رکھنے ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے معاملے کو لاہور لے کے چلنا ہے. پھر لاہور سے دیکھیں گے کہ لاہور سے اسلام آباد آنا ہے یا کہاں پہ جانا ہے، مگر لاہور کا جو جلسہ ہوگا یہ بہت بڑا ہوگا اور اس میں تقریباً پاکستان کے ہمارے تمام ورکرز جو ہے وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، لیکن کامران صاحب یہ صرف پریشر بلڈنگ ہے یا صرف آپ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے مارچ کیے ہیں، احتجاج کیے ہیں اور پرامن رہے. اس مرتبہ بھی صرف یہ کیا احتجاج رجسٹر کروانا ہے یا اس کو آپ کسی اینڈ تک لے کے جائیں گے، حکومت کے خاتمے تک یا تبدیلی تک؟ یعنی آگے کا لاہ عمل ہوگا کیا؟ بیسکلی مقصد کیا ہے؟ صرف احتجاجی تحریک؟ نہیں، صرف اس میں احتجاجی تحریک نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم دستور کے اور قانون کے پابند لوگ ہیں. ہم نے پہلے بھی کبھی میں کوئی ایسا تشدد کا عنصر جو ہے نہیں آنے دیا، اب بھی نہیں آنے. مگر اس تحریک کا الٹیمیٹ جو ہے حکومت کا خاتمہ ہوگا، اس نظام کا خاتمہ ہوگا جس نظام کے حوالے سے ججز نے بھی خط لکھا ہے. گو کہ اس کی ڈائریکشن شاید جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق درست نہیں ہے، مگر بات بہرحال سچ ہے وہ بھی، اور بات وہ بھی سچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کو جو ہے نا ہم نے دستور کے دائرے کے اندر لے جانا ہے. ہم کو یہ اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں، مگر جو کچھ بھی ہو، جس کو بھی ووٹ دیں، اس کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے یہ ملک چلنا چاہیے، نہ کہ سلیکٹڈ لوگ. نہیں سر، مجھے ایک آخری سوال لیکن آپ کی گفتگو سے واضح نہیں ہو سکا، وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بیسکلی 8 فروری کے انتخابات کو تو تسلیم نہیں کیا جے یو آئی فے نے، تو اس کو تسلیم کر کے احتجاج کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل غیر آئینی طور پر قائم کی گئی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ مطلب اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو جے یو آئی فے کا سٹانس بھی یہی ہے یا صرف مقصد صرف احتجاج ہے؟ میں نے بڑا آسان سے الفاظ میں کہا کہ یہ حق ہے لوگوں کا کہ ان کے اوپر چوزن لوگوں کے ذریعے حکومت کی جائے، اور یہ چوزن نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ ہے. اور یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو آپ کا اس سے پہلے نظام چل رہا تھا کیئر ٹیکرز کا، اسی کا تسلسل ہے. انہی کے جو نا وہ دیکھ لیجئے، آپ کو وزراء بھی ان کے نظر آئیں گے، آپ کو جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے آ رہے ہیں. تو اگر اسی طرح سے نظام چلانا ہے تو پھر جو ہے نا پھر ہم سے نہیں چلتا، ہم سے یہ معاملات نہیں چلتے. ہم دستور کے دائرے کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما موجود تھے. یقیناً جے یو آئی فے کی طرف سے بڑی واضح جو پالیسی لائن ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اس حکومت کو بظاہر تسلیم کیا جانا چاہیے. جو مینڈیٹ عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے دینا تھا اس مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی ہے اور تقریباً یہ وہی بیانیہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. لیکن ابھی اس سٹیج کے اوپر دونوں جماعتیں الگ الگ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ اگر الگ صحیح لیکن یہ احتجاجی تحریک شروع ہو گئی تو یقیناً حکومت کے لیے معاملات جو امور ہیں، جو حکومتی امور ہیں، وہ چلانا کافی مشکل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.